सोचो एक ऐसे शहर के बारे में जो इतना छोटा है कि आंखों से दिखता ही नहीं। मतलब एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक स्पेस जिसके अंदर अपने खुद के पावर प्लांट्स हैं, ओह वाओ। मैसिव हाईवेज हैं और एक हाईली एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी है। और सबसे कमाल की बात, उसके सेंटर में एक ऐसी सिक्योर लाइब्रेरी है जिसमें एक सिंगल सेल को बनाने का पूरा का पूरा 2 मीटर लंबा कोड सेफली पैक किया गया है। 2 मीटर लंबा कोड एक माइक्रोस्कोपिक स्पेस में। वही तो। एग्जैक्टली। हम अक्सर स्पेस की वास्टनेस या डीप ओशन की मिस्ट्रीज की बातें करते हैं, पर एक सच्चाई ये भी है कि सबसे कॉम्प्लेक्स और परफेक्टली इंजीनियर्ड मशीन्स इस वक्त हमारे अंदर काम कर रही हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम नेचर में इतनी सारी डाइवर्सिटी देखते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मैसिव पेड़ हैं, छोटे इंसेक्ट्स हैं, वेल्स, फंगी, मतलब सब कुछ। राइट। पर इन सभी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के बीच में ना एक कॉमन यूनिटी है। और वो यूनिटी ये है कि चाहे ऑर्गेनिज्म कितना भी सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, वो सेल से बना है। इस डीप डाइव में आज हम इस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की गहराई में जाएंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नॉन लिविंग केमिकल्स मिलकर एक लिविंग चीज कैसे बनाते हैं। आई कंप्लीटली अग्री। और लाइफ की इस यूनिटी को सच में समझने के लिए हमें इन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को एक अलग लेंस से देखना होता है। अलग लेंस से मतलब? यानी अगर हम डाइजेशन, मेमोरी या किसी सेल के डिफेंस मैकेनिज्म को डीपली समझना चाहते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना काफी नहीं है। हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स की दुनिया में उतरना पड़ता है। इसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ओके। हाँ, इस अप्रोच में हम लिविंग टिश्यूज को उनके बेसिक एलिमेंट्स और मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़कर देखते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे एक लिविंग सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली मॉलिक्यूल्स का एक बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड, परफेक्टली टाइम्ड डांस है। इन फिजिकल और केमिकल रूल्स के बिना बायोलॉजी का कोई वजूद ही नहीं है। ये तो बहुत ही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है। मतलब हम लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली फिजिक्स और मैथ का यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। पर देखो, अगर हमें लाइफ को इस मॉलिक्यूलर लेवल पर समझना है तो पहले उन पायनियर्स को देखना होगा जिन्होंने इस अप्रोच की फाउंडेशन रखी थी। यहां पर जीएन रामाचंद्रन का नाम बहुत स्ट्रांगली सामने आता है। ओह यस, उनका कंट्रीब्यूशन तो मैसिव है। हाँ, ये एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर के बेटे थे जिन्होंने फिजिक्स में टॉप किया और फिर बायोलॉजी में आके पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इन्होंने कोलाजन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, उसका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। उनका रामाचंद्रन प्लॉट आज भी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में यूज होता है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि किसी मेल्टेड मेटल के पडल को देखकर यह समझने की कोशिश करना कि ये कॉम्प्लेक्स कार इंजन कैसे काम करता है। राइट, इम्पॉसिबल लगे। वही ना, बायोलॉजी के पास मॉलिक्यूल्स थे पर उनका 3D शेप क्या है ये किसी को नहीं पता था। रामाचंद्रन ने फिजिक्स और मैथ के रूल्स यूज करके एग्जैक्टली ये दिखाया कि प्रोटीन के थ्रेड्स आपस में एक 3D रोप की तरह कैसे ट्विस्ट होते हैं। उन्होंने वो ब्लूप्रिंट दिया जिसके बिना बायोलॉजी बस अंधेरे में तीर चला रही थी। ये कार इंजन वाली एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। रामाचंद्रन की इस एबिलिटी ने, जहां उन्होंने फिजिक्स की स्ट्रिक्ट इक्वेशंस को बायोलॉजी के मेसी मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई किया, एक पूरा नया फील्ड ओपन कर दिया। वो कैम्ब्रिज में लाइनस पॉलिंग के काम से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। अच्छा। हाँ, इस क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच के बिना हम कभी नहीं समझ पाते कि मॉलिक्यूल्स आपस में फिट कैसे होते हैं। पर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी तक पहुंचने से पहले सेल को एक्चुअली डिस्कवर करने की एक पूरी हिस्ट्री है जो उतनी ही फैसिनेटिंग है। ओ हाँ, एंटनी वॉन ल्यूएनहुक वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपने बनाए हुए सिंपल माइक्रोस्कोप से एक लाइव सेल को देखा और डिस्क्राइब किया था। वही तो। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए जिन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, और जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स बेटर हुए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद तो सेल का पूरा इंटरनल शहर ही क्लियर दिखने लगा। 1838 में मैथायस स्लाइडन, जो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट्स एक्चुअली अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं। राइट। और करीब उसी वक्त थियोडर श्वान, जो एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे, वो एनिमल सेल स्टडी कर रहे थे। श्वान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने नोटिस किया कि एनिमल सेल्स के बाहर एक थिन लेयर होती है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पर जब उन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया तो एक बड़ा डिफरेंस मिला। प्लांट सेल्स में एक सेल वॉल थी जो उनका एक यूनिक फीचर है। इन दोनों ने मिलकर एक थियोरी फॉर्मुलेट की कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने। This raises an important question.
श्लाइडन और श्वान ने ये तो डेफिनेटली प्रूव कर दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स का बेसिक ब्लॉक सेल है, पर उनकी थ्योरी एक सबसे बड़े सवाल का जवाब देने में फेल हो गई। कौन सा सवाल? उस जमाने में एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर था जिसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते थे। ओह हाँ, जहाँ लोग सोचते थे कि लाइफ बस मैजिकली कहीं से भी पैदा हो जाती है। एग्जैक्टली लोगों का मानना था कि लाइफ किसी भी डेड या नॉन लिविंग चीज से अचानक आ सकती है। इस मिथ को 1855 में रूडोल्फ वर्चो ने कंप्लीटली तोड़ दिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेल्युलाe सेलुला। ओमनिस सेल्युलाe सेलुला। हाँ, इसका सिंपल मतलब ये है कि नए सेल्स हमेशा और हमेशा ऑलरेडी मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवाइड होने से ही बनते हैं। ये बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। इसने प्रूव किया कि आज जो भी सेल एग्जिस्ट करता है उसकी एक अनब्रोकन चेन है जो बिलियंस ऑफ इयर्स पहले अर्थ पर पहले सेल तक जाती है। लाइफ बस हवा से पैदा नहीं होती। वाओ, वो अनब्रोकन चेन वाली बात सच में गूज़बम्प्स देती है। अब जब ये क्लियर हो गया कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, तो हमें लगता है कि शायद एक फैक्ट्री प्रोडक्शन की तरह सभी सेल्स बिल्कुल एक जैसे होते होंगे, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सेल्स अपने साइज, शेप और एक्टिविटीज में इतने अलग होते हैं कि यकीन करना मुश्किल होता है। जैसे साइज का एग्जाम्पल लें, माइकोप्लाज्मास यूनिवर्स के सबसे छोटे सेल्स हैं। इनकी लेंथ सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर्स होती है, बहुत ही छोटे। वहीं अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स राउंड और बाइकॉनकेव होते हैं ताकि वो नैरो ब्लड वेसल से आसानी से निकल सकें। व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबा की तरह शेप बदल सकते हैं ताकि वो इन्फेक्शन साइट तक पहुंच सकें। हाँ, और नर्व सेल्स लंबे और ब्रांच्ड होते हैं सिग्नल पास करने के लिए। वही तो, मतलब इनकी शेप डायरेक्टली इनके जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करती है। और इस पूरे सेल्यूलर वर्ल्ड में सबसे बड़ा फंडामेंटल डिवीजन दो ग्रुप्स के बीच का है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। राइट। यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है और उनके अंदर प्रॉपर कंपार्टमेंट्स या ऑर्गेनेल्स होते हैं। पर बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कोई कंपार्टमेंट नहीं होता। तो यहाँ मेरा एक जेन्युइन डाउट आता है। पूछिए। अगर प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स नहीं है तो उनका सारा इंटरनल केमिकल मटेरियल एक मेसी सूप की तरह आपस में मिक्स क्यों नहीं हो जाता? वो बिना कंपार्टमेंट्स के अपना स्टोरेज और फंक्शन आखिर कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत ही वैलिड थॉट है। अगर हमारे दिमाग में यूकैरियोट का इमेज है तो प्रोकैरियोट बिना दीवारों वाला एक बैडली ऑर्गेनाइज्ड घर जैसा लग सकता है जहां सब कुछ कियोटिक हो। पर नेचर ने प्रोकैरियोट्स को एक अलग सर्वाइवल मैकेनिज्म दिया है। अच्छा, कैसा मैकेनिज्म? उनका जेनेटिक मटेरियल फ्रीली साइटोप्लाज्म में एग्जिस्ट करता है। उसे किसी न्यूक्लियर एनवेलप की जरूरत नहीं है और स्टोरेज के लिए इनके पास इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज? ये क्या होती है? ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपार्टमेंट्स नहीं है, बस साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल के सॉलिड क्लस्टर्स या ग्रैन्यूल्स हैं, जैसे फॉस्फेट या ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स। ये डायरेक्टली फ्लूइड में फ्लोट करते रहते हैं बिना किसी मेम्ब्रेन के। ओह, बिना किसी कवर के। हाँ, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज उनकी ये सिंप्लिसिटी ही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। उन्हें कॉम्प्लेक्स मशीन्स मेंटेन करने में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती, इसलिए वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव और तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेक सेंस, मतलब सिंप्लिसिटी एज अ फीचर, नॉट अ बग। पर चाहे सेल एक सिंपल प्रोकैरियोट हो या एक हाईली कंपार्टमेंटलाइज्ड यूकैरियोट, उसे अपने एनवायरनमेंट से अलग होने के लिए एक बाउंड्री तो चाहिए ही होती है। बिल्कुल। एक आउटर वॉल जो बताए कि भाई सेल कहाँ खत्म होता है और बाहरी दुनिया कहाँ से शुरू होती है। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। 1972 यानी 1972 में सिंगर और निकोलसन ने इस सेल मेम्ब्रेन का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर प्रपोज किया जिसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है। ये मॉडल बहुत क्रूशियल है। हाँ, क्योंकि सुनने वालों, सेल की मेम्ब्रेन को किसी ईंट या कंक्रीट की सॉलिड वॉल की तरह मत इमेजिन कीजिए। इसकी जगह इमेजिन कीजिए एक डेंसली पैक्ड स्विमिंग पूल। इस पूल का जो पानी है वो लिपिड्स का बना हुआ एक डबल लेयर है, लिपिड बाइलेयर। राइट। और इस लिपिड के पूल के अंदर छोटे बड़े आइसबर्ग्स की तरह अलग अलग प्रोटीन्स तैर रहे हैं। ये बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, ये बेसिकली क्वाजी फ्लूइड है। प्रोटीन्स इस लिपिड के समुद्र में लिटरली इधर उधर लैटरली मूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली और इस फ्लूइडिटी की इंपॉर्टेंस को लाइटली नहीं लिया जा सकता। वही ना। अगर ये मेम्ब्रेन कॉन्क्रीट की तरह सॉलिड होती तो सेल ना तो साइज में ग्रो कर पाता, ना ही दो हिस्सों में डिवाइड हो पाता। जब एक अमीबा किसी फूड पार्टिकल को निगलता है
या जब सेल अपने अंदर से वेस्ट बाहर फेंकता है, तो ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसकी बाउंड्री फ्लेक्सिबल और फ्लूइड है। ये मेम्ब्रेन जरूरत पड़ने पर अपना आकार बदल सकती है और वापस जुड़ भी सकती है। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा पुश बैक देना जरूरी है। अगर मेम्ब्रेन इतनी फ्लूइड और कॉन्स्टेंटली मूव करने वाली है, तो फिर पेड़ इतने रिजिड और सॉलिड कैसे होते हैं? आई मीन, अगर उनके सेल्स लिक्विड पूल जैसे हैं, तो एक बड़ा पेड़ ग्रेविटी के अगेंस्ट सीधा खड़ा कैसे रह सकता है? ये एकदम स्पॉट ऑन सवाल है और इसका जवाब है सेल वॉल। प्लांट सेल्स, एल्गी और फंगाई में इस फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर एक आउटर आर्मर होता है, एक रिजिड कवरिंग जिसे सेल वॉल कहते हैं। ओह, तो फ्लूइड के बाहर एक सॉलिड कवर मेंटेन करती है और सेल वॉल उसे स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देती है। एल्गी में ये कंप्लीटली सेल्यूलोज और दूसरे कॉम्प्लेक्स शुगर्स की बनी होती है। प्लांट्स में ये स्कैफोल्डिंग जैसी होती है जिसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन्स यूज होते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे फ्लूइड वाटर बलून को एक स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया हो। नाइस एनालॉजी। जब एक सेल यंग होता है तो इसकी आउटर वॉल को प्राइमरी वॉल कहते हैं, जो स्ट्रेच और ग्रो हो सकती है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है, वो अंदर की तरफ एक सॉलिड सेकेंडरी वॉल बना लेता है। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक टिश्यू में दो अलग अलग सेल्स को आपस में चिपकाने के लिए इनके बीच में एक बायोलॉजिकल सीमेंट होता है जिसे मिडल लमेला कहते हैं। ये कैल्शियम पेक्टेट से बनता है और इन सॉलिड दीवारों के बीच कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए छोटे छोटे टनल्स होते हैं जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। हाँ, इन टनल्स के थ्रू दो नेबरिंग सेल्स का फ्लूइड साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहता है। कमाल है। फ्लूइड, वाटर बलून्स इनसाइड रिजिड आर्मर, कम्युनिकेटिंग थ्रू टनल्स। ये तो बाउंड्रीज और कनेक्शंस की बात हो गई। अब अगर हम इस फ्लूइड मेम्ब्रेन के अंदर उतरें, तो हम देखेंगे कि सेल की इंटरनल मशीनरी कैसे चलती है। बिल्कुल। यूकैरियोट्स का ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अलग-अलग फैक्ट्रीज का एक कनेक्टेड नेटवर्क है, पर इस शहर के कुछ स्ट्रक्चर्स सच में हैरान कर देते हैं, जैसे वैक्यूल्स। जब मैंने सोर्सेस पढ़े तो मुझे ये जानकर प्रैक्टिकली झटका लगा कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल सेल का 90% यानी 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा एरिया है। मतलब एक ऑर्गेनेली ने प्रैक्टिकली पूरे सेल का कॉर्पेट एरिया घेर लिया है और बाकी सारी कॉम्प्लेक्स मशीनरी को बचे हुए 10% स्पेस में स्क्वीज कर दिया है। ये सच है। और ये वैक्यूल सिर्फ पानी से भरा हुआ कोई साधारण गुब्बारा नहीं है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं और इस टोनोप्लास्ट का फंक्शन ब्रिलियंटली इंजीनियर्ड है। कैसे? इमेजिन कीजिए कि आप एक हाईली प्रेशराइज्ड रूम में और ज्यादा हवा पंप करने की कोशिश कर रहे हैं। टोनोप्लास्ट एग्जैक्ट यही करता है। ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। मतलब ये सेल के साइटोप्लाज्म से आयन्स और वेस्ट मटेरियल्स को पकड़कर वैक्यूल के अंदर जबरदस्ती ढकेलता है, इवन व्हेन वैक्यूल के अंदर उनका कॉन्सेंट्रेशन पहले से ज्यादा हो। वेट, उसके लिए तो एनर्जी लगती होगी? बिल्कुल लगती है। इस प्रोसेस में लगातार एनर्जी लगती है। ये बेसिकली प्लांट सेल का सेंट्रल स्टोरेज, वाटर प्रेशर रेगुलेटर और वेस्ट डंप सब एक साथ है। और इस वैक्यूल के प्रेशराइज होने या एक्चुअली सेल के किसी भी एक्टिव काम के लिए ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये पावर जनरेट करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का है। इसे हम बचपन से पावर हाउस ऑफ द सेल पढ़ते आए हैं। हाँ, क्लासिक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। वही। पर इसका फिजिकल स्ट्रक्चर अपने आप में एक मार्वल है। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, पर इसकी इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बहुत सारी इनफोल्डिंग्स यानी फोल्ड्स बनाती है, जिन्हें क्रिस्टे कहते हैं। राइट, क्रिस्टे। ये क्रिस्टाई सेल में बिल्कुल वही काम करते हैं जो कार के रेडिएटर के फिन्स करते हैं। ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि एनर्जी प्रोडक्शन का केमिकल रिएक्शन एक बहुत छोटी स्पेस में मैक्सिमम लेवल पर चल सके। जब आप रनिंग के बाद फिजिकली थक जाते हैं और आपकी सांस फूलने लगती है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके मसल्स के अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया उन क्रिस्टाई के थ्रू मैसिव स्पीड पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और ऐसी बात है जो इवोल्यूशन का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट मानी जाती है। प्लॉट ट्विस्ट? कैसा? इनके पास एक्चुअली अपना खुद का अलग सर्कुलर डीएनए होता है और इनके पास खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। ये मेन न्यूक्लियस वाले डीएनए पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है। वेट, रियली?
उनका अपना डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया थे जिन्हें किसी बड़े प्रिमिटिव सेल ने निगल लिया, पर डाइजेस्ट करने के बजाय उन्हें अपना परमानेंट पावर प्लांट बना लिया। ये तो एकदम साईफाई जैसा साउंड करता है। अंदर एक अलग एलियन एंटिटी जो अपना काम खुद कर रही है। वैसे आपने अभी राइबोसोम्स का जिक्र किया। इन राइबोसोम्स को हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्रीज कह सकते हैं। इन पर कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। हाँ, ये फ्री होते हैं। और जब इनको क्लासिफाई करने की बात आती है तो यूकैरियोटिक सेल्स में इनको 80s और प्रोकैरियोटिक सेल्स में इनको 70s कहा जाता है। वेट होल्ड ऑन, ये साइडबर्ग यूनिट्स और ये एस वगैरह क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बायोलॉजी के इन हैवी टर्म्स के पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है? क्या ये प्रोटीन्स की कोई वेट क्लास है जैसे बॉक्सिंग में होती है? ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है, लेकिन ये एग्जैक्ट वेट नहीं है, बल्कि आप इसे इनकी डेंसिटी और साइज का एक कंबाइंड मेजरमेंट समझ सकते हैं। अच्छा, जब हम सेल के फ्लूइड को एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालकर बहुत एक्सट्रीम स्पीड पर घुमाते हैं, तो जो पार्टिकल जितना भारी या डेंस होता है वो उतनी जल्दी ट्यूब के बॉटम में बैठ जाता है, यानी सेडिमेंट हो जाता है। ये एस यानी स्वेदबर्ग यूनिट उनकी सेडिमेंटेशन स्पीड का मेजर है। ओ, तो वो कितनी जल्दी सेटल होते हैं? एग्जैक्टली। तो 80s राइबोसोम 70s के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा और ज्यादा डेंस होता है, इसलिए जल्दी सेटल होता है। बस इतनी सी बात है। इनमें से हर राइबोसोम के 2 हिस्से होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट, जो आपस में हैमबर्गर बन की तरह जुड़ते हैं जब इनको प्रोटीन बनाना होता है। ओके, तो स्वेडबर्ग बेसिकली उनका सेंट्रीफ्यूज में सेटल होने का रेट है। गॉट इट। अब एक और स्पेशलाइज्ड मशीनरी है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलती है, प्लास्टिड्स। इसमें सबसे क्रूशियल हैं क्लोरोप्लास्ट्स, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। हाँ, फोटोसिंथेसिस का बेस। बिल्कुल। ये स्ट्रक्चर्स एसेंशियली प्लांट के बायोलॉजिकल सोलर पैनल्स हैं। ये सनलाइट की एनर्जी को पकड़ते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके खाना बनाते हैं। सोचना अजीब लगता है, पर इस धरती पर मौजूद प्रैक्टिकली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ खाने वाला हिरन हो या उस हिरन को खाने वाला शेर, उन सब का एग्जिस्टेंस अल्टीमेटली उन्हीं माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट्स की लाइट ट्रैपिंग एबिलिटी पर टिका हुआ है। वही तो। और अब एक ऑब्वियस सवाल उठता है। हमने फ्लूइड मेम्ब्रेन देख ली, उस फ्लूइड में फ्लोट करने वाले पावर प्लांट्स, स्टोरेज टैंक्स और सोलर पैनल्स देख लिए, पर एक सेल के अंदर इतनी सारी हेवी मशीनरी अपनी जगह पर लगातार स्टेबल कैसे रहती है? हाँ, ये ग्रेविटी के इम्पैक्ट से बॉटम पर क्यों नहीं गिरते? इसका रीजन है साइटोस्केलेटन। सेल का अंदर का फ्लूइड एम्प्टी स्विमिंग पूल जैसा नहीं है। उस फ्लूइड के अंदर प्रोटीन के फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक बेहद एलैबोरेट क्रिस क्रॉस नेटवर्क होता है। जैसे बिल्डिंग की स्कैफोल्डिंग। बिल्कुल, जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्टील के गर्डर्स और पिलर्स होते हैं जो पूरी बिल्डिंग को शेप और सपोर्ट देते हैं, वैसा ही आर्किटेक्चर साइटोस्केलेटन देता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट मेंटेन करता है, शेप होल्ड करता है और सेल के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल ट्रैक्स का काम भी करता है। ओ, रेल ट्रैक्स भी? वाओ। हाँ, और एनिमल सेल्स में एक और स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल होता है जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं। इसके अंदर 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेंट्रियोल्स। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर रहते हैं और अंदर से किसी बैलगाड़ी के पहिए यानी कार्ट व्हील जैसा डिजाइन शो करते हैं, जिसमें 9 इवनली स्पेस्ड ट्यूब्स पेरिफेरल व्हील की तरह लगाए होते हैं। इंटरेस्टिंग। इनकमिंग काम क्या होता है? जनरेट करते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने मशीनरी देख ली, बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, पर इन सारे मैकेनिकल क्रेन्स, फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को कमांड कहाँ से आती है? ये सारा ब्लूप्रिंट कहाँ है? यहाँ हम सेल के अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर पर आते हैं, द न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल। राइट। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे 1831 में डिस्कवर किया था। बाद में वॉल्थर फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के अंदर इस हाईली बेसिक मटेरियल को देखा और इसे क्रोमैटिन नाम दिया। अब सुनिए इस डीप डाइव का सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट, जिसे एब्जॉर्ब करने में दिमाग सच में थोड़ा हिला जाता है। सुनते हैं। एक सिंगल ह्यूमन सेल माइक्रोस्कोपिकली छोटा होता है और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस और भी ज्यादा छोटा होता है, पर इस एक अकेले छोटे से माइक्रोस्कोपिक डॉट के अंदर जो डीएनए का थ्रेड है, अगर आप उसे खोलकर सीधा करें तो उसकी लेंथ करीब 2 मीटर होती है। ये फैक्ट हमेशा माइंड बॉगलिंग लगता है। एक 6.5 फुट के इंसान में एक सेल के अंदर 2 मीटर लंबा कोड है जो 46 यानी 46 डिस्टिंक्ट पैकेजेस में, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
एक सेकंड के लिए सोचिए, ये फिटिंग प्रैक्टिकली होती कैसे है बिना आपस में उलझे? ये तो मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग का एब्सोल्यूट पिनिकल है। जब सेल अपने आराम की स्टेट में होता है, यानी डिवाइड नहीं कर रहा होता, तो ये 2 मीटर लंबा डीएनए बहुत ही लूज फॉर्म में एक उलझे हुए धागे के नेटवर्क जैसा रहता है, जिसे ही हम क्रोमैटिन कहते हैं। ओके, लूज थ्रेड्स। हाँ, पर जब सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड होना होता है, तब ये लूज थ्रेड्स कॉइल होते हैं, सुपर कॉइल होते हैं और टाइटली पैक होकर उन थिक डिस्टिंक्ट एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस पैकेजिंग को समझने के लिए सोचिए, आप 2 किलोमीटर लंबे पतंग के मांझे को एक छोटी सी स्पूल पर बिना टैंगल किए लपेट रहे हैं। वाओ, बिना टैंगल किए। वही, हर क्रोमोसोम पर एक पिंच या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं, और इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ डिस्क जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें काइनेटोकॉज कहते हैं। काइनेटोकॉज एसेंशियली हैंडल्स की तरह काम करते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो मशीनरी इन्हीं हैंडल्स को पकड़कर क्रोमोसोम्स को बराबर खींचती है। और आई थिंक इन हैंडल्स की लोकेशन के बेसिस पर ही क्रोमोसोम्स को अलग-अलग कैटेगरीज में रखा गया है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं है, इस स्ट्रक्चरल डिजाइन का फंक्शन पर डीप इम्पैक्ट होता है। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर इन्हें 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है मेटासेंट्रिक। इसमें हैंडल बिल्कुल मिडिल में होता है, तो जब इन्हें खींचा जाता है तो दोनों आर्म लेंथ्स इक्वल वी शेप बनाती हैं। ओके, मेटासेंट्रिक इज वी शेप। दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। यहाँ हैंडल सेंटर से थोड़ा हटके होता है, तो एक आर्म थोड़ी छोटी और दूसरी लंबी हो जाती है, बनाकर एल शेप। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। इसमें हैंडल एकदम एज के करीब होता है, बनाकर एक बहुत ही छोटी और एक एक्सेप्शनली लंबी आर्म। और आखिरी है टेलोसेंट्रिक, जिसमें हैंडल एकदम टिप पर सेट होता है। चारों टाइप्स क्लियर है। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं टू द बिगर पिक्चर, नेचर ने इन क्रोमोसोम्स को इस स्पेसिफिक शेप में इसलिए मोल्ड किया है ताकि सेल डिवीजन के वक्त एकदम प्रिसाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अगर डिवीजन के वक्त एक क्रोमोसोम का किनेटोकोर हैंडल ठीक से अटैच नहीं हुआ या गलत जगह से खिंच गया, तो एक सेल के पास ज्यादा डीएनए चला जाएगा और दूसरे के पास कम। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सिवियर होते हैं ना? बहुत। यही मिसअलाइनमेंट कैंसर या सिवियर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जन्म देती है। तो ये न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स का सेटअप सिर्फ कोई स्ट्रक्चरल फैक्ट नहीं है, ये लाइफ और इनहेरिटेंस का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अमेजिंग। आज के इस डीप डाइव में हमने रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से शुरू करके सेल के इस माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स की एक एक डिटेल को क्लोजली ऑब्जर्व किया। हमने देखा कि जी.एन. रामाचंद्रन जैसे पायनियर्स ने फिजिक्स की ताकत से प्रोटीन की उलझनों को कैसे सुलझाया। हमने देखा कि कैसे वर्चॉ ने स्पॉन्टेनियसली लाइफ पैदा होने के मिथ को तोड़ा और बताया कि हर नया सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। बिल्कुल, ऑन दिस सेल्यूला इज सेल्यूला। हाँ, फिर हमने समझा कि प्रोकैरियोट्स बिना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल्स के भी एफिशिएंटली ऑपरेट करते हैं और यूकैरियोट्स में फ्लूइड मेम्ब्रेन और रिजिड सेल वॉल्स सेल को डायनामिक के साथ साथ स्टेबल बनाती हैं। वही तो, फ्लूइडिटी और रिजिडिटी का परफेक्ट बैलेंस। फिर हमने सेल के अंदर एनर्जी फैक्ट्रीज, मैसिव स्टोरेज वैक्यूल्स, एलियन डीएनए वाले माइटोकॉन्ड्रिया और सेल को शेप देने वाले साइटोस्केलेटन स्कैफोल्डिंग को भी समझा। और एंड में हम इस कंट्रोल सेंटर तक पहुंचे जहां 2 मीटर लंबा जेनेटिक कोड परफेक्टली क्रोमोसोम्स के फॉर्म में हैंडल्ड और फोल्डेड है। इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्लियरली समझ आता है कि एक सिंपल सेल जैसी एक्चुअली कोई चीज होती ही नहीं है। एग्जैक्टली। नेचर कितनी ब्रिलियंट है, ये हमें इनकी मॉलिक्यूलर मशीनरी को देखकर ही पता चलता है। एक भी प्रोटीन मिस होने पर, एक भी हैंडल गलत जगह होने पर ये पूरा लाइफ का स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी और प्रिसिजन ही किसी डेड केमिकल स्ट्रक्चर और एक परफेक्टली थ्राइविंग, डिवाइडिंग, लिविंग सेल के बीच का असली अंतर है। वही बात है। जाते जाते इन सभी सोर्सेज और फैक्ट्स को कनेक्ट करके एक ऐसी थॉट सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं जो वाकई हमारी कन्वेंशनल बायोलॉजी की डेफिनेशन को चैलेंज करती है। हमने अभी डिस्कस किया कि सेल एक इनक्रेडिबली वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीन है। इसकी फ्लूइड मेम्ब्रेन लॉज ऑफ फिजिक्स फॉलो करती है, इसके माइटोकॉन्ड्रिया इंजन्स हैं, इसका साइटोस्केलेटन एक स्टील स्कैफोल्डिंग है और इसका डीएनए एक एग्जैक्ट कोडेड मैनुअल है जिसे रीड किया जा सकता है।
तो अगर हम सच में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के रूल्स पर चलकर इन सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स को कंप्लीटली डिकोड कर लें, तो क्या फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल होगा कि हम किसी लैब में इन अलग-अलग केमिकली सिंथेसाइज्ड हिस्सों को जोड़कर स्क्रैच से एक कंप्लीटली आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सेल डिजाइन कर लें? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। एक ऐसा सेल जो नेचुरली पैदा नहीं हुआ पर खुद को वैसे ही सेल्फ रेप्लिकेट और रिपेयर कर सके, जैसे पिछले अरबों सालों से नेचर के सेल्स करते आए हैं। क्या इंजीनियरिंग की लिमिट्स लाइफ खुद क्रिएट करने तक जा सकती हैं? ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो साइफाई नहीं बल्कि अगले कुछ डेकेड्स की रियलिटी हो सकती है। इस बारे में जरूर सोचना। हम आपसे मिलेंगे अगले डीप डाइव में।